जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 हमारा भारत हमारा देश भारत के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में जान चुका था। आज हम जानेंगे अपने देश भारत के बारे में। देखिए यहाँ पे बच्चे सब खुश हैं, आप लोग भी खुश हो जाइए क्योंकि आज हम जानने वाले हैं भारत के बारे में। चलिए देखते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तारों वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में ये अरब सागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर में। नॉर्थ में हिमालय, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वह कौन सा है? दक्षिण वाला पॉइंट भारत में वह कन्याकुमारी है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले में स्थित एक यह नगर कन्याकुमारी है। इसका विस्तार यानी कि लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक का विस्तार 3200 किलोमीटर है तथा भारत जो है पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। यानी कि क्षैतिज 2900 किलोमीटर और ऊर्ध्वाधर 3200 किलोमीटर भारत का क्षेत्र है बस, यानी कि इतना किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। दोस्तों, जब क्लास 6 की NCERT में हम पॉलिटी में बात करेंगे तो वहाँ पे पहले चैप्टर का नाम ही है विविधता की समझ। उस विविधता की समझ में हम जानेंगे कि विविधता कितने प्रकार के होते हैं। खैर, क्लास 6 की NCERT में तो उतना डीपली नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने तरफ से एडिशनल चीज़ें जोड़ करके उसमें बात करेंगे। तो भारत जो है यहाँ पे ऊंची नीची पर्वत हैं, पठार हैं, असमान पठार की सतह है। यहाँ पे मरुस्थल है तो हरा भरा भाग भी है, मरुस्थलें भी हैं। यहाँ की जलवायु चेंज होती रहती है। यहाँ पे हर तरह के मौसम का आनंद आप भारत में रह करके ले सकते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत सी भिन्नता है, लेकिन इन भिन्नताओं में भी यहाँ पर हम क्या पाते हैं? एकता पाते हैं। और विविधता में एकता को हम यदि देख सकते हैं तो सबसे बड़ा उदाहरण है भारत को आज़ाद कराने में सभी समुदायों के लोगों ने मिल करके एक हो करके भारत को आज़ाद कराया। तो उससे बड़ा उदाहरण कुछ और हो नहीं सकता है। ठीक है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, अब हम जानते हैं भारत के बारे में। सूक्ष्म परिचय तो जान गए संक्षेप में। अब हम जानते हैं भारत की स्थिति ग्लोब में या अर्थ पे कहाँ पे है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे हम लोगों का ये ग्लोब था, ग्लोब में बीच में जो इक्वेटर था यानी कि भूमध्य रेखा, उसके ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते थे नॉर्थ, नीचे वाले भाग को कहते थे साउथ। इसको कहते थे नॉर्थन हेमिस्फेयर और इसे कहते थे साउथर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। उत्तरी गोलार्ध में भी उत्तर पूरब में है, यानी कि भारत यहाँ पर है। कर्क रेखा 2350 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत देश से जो कर्क रेखा 2350 डिग्री पे जाती है वह भारत के मध्य बीचों बीच से जाती है। और हमने ये भी बताया था कि कर्क रेखा 2350 डिग्री पर ही क्यों खींची गई,
तो वहाँ पे हम लोग जाने थे कि जो हमारा ग्लोब था, चाहे जो हमारी पृथ्वी है, वह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई थी। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 4.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच है। अक्षांश और देशांतर के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। जो ऊर्ध्वाधर लाइनें खींची गई होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं, और जो क्षैतिज लाइनें खींची गई होती हैं उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो इन्हीं अक्षांशों में 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर के 37.6 डिग्री उत्तर में ही है। यानी कि हम लोग वहाँ पे ये भी बात कर चुके थे कि इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ लिखेंगे तो वहाँ पे U या N से दिखाएंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे तो द या S से दिखाएंगे। तो हमारा जो भारत है वह भूमध्य रेखा के ऊपर है। कितना ऊपर? 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांशों के बीच में है। पश्चिम से लेकर पूरब तक इसका विस्तार 68.7 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर में है। यानी कि 68 डिग्री से लेकर के पूरब की साइड में ही 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में आएगी? तो जाहिर सी बात है, यदि हम भारत को, पृथ्वी को, चाहे ग्लोब को उत्तर और दक्षिण में बांटते हैं तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में जाती है। ठीक यदि हम ग्लोब को पूरब और पश्चिम में बांटें तो अपना भारत पूर्वी गोलार्ध में जाएगा। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ये है अपना अरुणाचल प्रदेश, और ये है गुजरात। सबसे पश्चिमी गुजरात का कक्ष है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे लद्दाख है, और सबसे नीचे कन्याकुमारी है। तो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, जो अपने देश का जो मानक समय रेखा था 82.5 डिग्री पर से खींचा गया था। दोनों तरफ की डिग्रियों को, यानी कि इधर की डिग्री हमारी थी 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी में 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों को जोड़ करके जब हम 2 से भाग दिए थे तो अपना 82.5 डिग्री निकला था। और 82.5 डिग्री क्या होता है? अपने भारत का जो मानक समय रेखा है वह है। इसी पर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतराल रहता है। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। भारत के 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। इन देशों के नाम निम्न हैं, देख लीजिए। भारत से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? नेपाल जुड़ा हुआ है, चीन जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, भूटान जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, म्यांमार जुड़ा हुआ है। म्यांमार, बांग्लादेश 2, भूटान 3, चीन 4, नेपाल 5, पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 देश अपने भारत देश के स्थलीय सीमा से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ये है भारत का राजनैतिक मैप। राजनैतिक मैप में देख लीजिए, यहाँ पे पूरब के साइड में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम के साइड में अरब सागर, और नीचे होगा हिंद महासागर, और ऊपर है नॉर्थ में हिमालय पर्वत। चलिए अब हम देखते हैं कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28, ये पुराना है,
इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित उसमें जुड़े तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। चलिए इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये है कच्छ की खाड़ी सबसे पश्चिमी में, ये है अरुणाचल प्रदेश, ऊपर था अपना लद्दाख, नीचे तक कन्याकुमारी। यहाँ पे है विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, और ये है, चलिए और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये है पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट, और ये है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट क्या हुआ है, थोड़ा सा इस तरह छोटा छोटा मतलब टूट गया है, लेकिन पश्चिमी घाट एकदम एक दीवार की तरह है, इसलिए इसे झूठा पर्वत के नाम से भी शायद जाना जाता है। यह थोड़ा सा लगता है कि अपने साइड में उठा हुआ है। यहाँ पे एक और हम लोग चीज़ सीख सकते हैं कि जब यहाँ से इधर से अंग्रेज आए थे तो यहाँ से नहीं एंट्री मार करके वे लोग सीधे कोलकाता में गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी वह लोग थके हुए होते थे, तो थके होने के बाद ये लमसम ज़्यादा ऊंचाई पर है तो इनको पार करना उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए वह यहाँ से आकर के कोलकाता में शिफ्ट होते थे। बहुत से रीज़न है, जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से जानेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ नदियाँ भी निकली हैं, देख लेते हैं नदियों के बारे में भी। यहाँ पे हिमालय से मतलब यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ठीक है। और फिर इधर से निकल रही यहाँ से गंगा नदी, यमुना नदी, इधर से एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अधिकतर नदियाँ क्या होती हैं कि बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। बस इधर की कुछ नदियाँ हैं जो जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, यह अरब सागर में आकर के मिलती हैं, ठीक है। क्यों मिलती हैं इसका भी रीज़न है, क्योंकि जो नर्मदा नदी निकलती है वह विंध्य श्रेणी, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में पड़ जाती है, इसके वजह से वह कहीं जा नहीं पाती है। और इधर का थोड़ा सा जो ढाल है वह इसकी अपेक्षा अधिक है, इसके वजह से वह इधर चले आते हैं। जो इसमें लाइनें दिखाई गई हैं वह पर्वत पहाड़ी श्रेणी को दिखाई गई हैं। जो संतरे कलर का है वह पर्वतीय प्रदेश है, जो पीले कलर का है वह पठारी प्रदेश है, और जो हरे कलर का है वह मैदानी प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा इसमें पीला देख सकते हैं। फिर ये लाइनें जो खींची गई हैं वह पर्वत और पहाड़ हैं, जो ये हरा दिखाया गया है वह मैदान है, और जो ये वाला रेड में संतरे कलर का दिखाया गया है वह पर्वतीय क्षेत्र है। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग रुख करते हैं। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधनालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के जो दक्षिण में स्थित है वह भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत अत्यधिक है, यानी कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, लोगों को पानी की मात्रा आसानी से मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं।
घाटियाँ हम जानते ही हैं किसे कहते हैं। जब नदियाँ क्या करती हैं, काटती जाती हैं या हिमानियाँ जो आती हैं मतलब ऊपर से पहाड़ों से, जब वह वहाँ के चीज़ों का अपरदन करती जाती है तो वही आकृति बन जाती है, उसे ही घाटियाँ कहते हैं। जैसे इस तरह की घाटी जो बनाता है वह नदी बनाता है, और यू आकार की घाटी जो होती हैं हिम बर्फ के जो बड़े बड़े विशाल पिंड आते हैं वे बनाते हैं सब। ठीक है, अब देखते हैं इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। अरावली श्रृंखला जो है विश्व का सबसे पुरानी श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहती है। जो अरब सागर में गिरती हैं, हम लोगों ने बात कर चुका था कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो कहाँ पे गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्वी घाट जो था वह टूटा था, जबकि पश्चिमी घाट कहीं से नहीं टूटा था। इसका मेन कारण यही है कि ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ आती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और यह इतना अपरदन कर देती हैं कि जो पूर्वी घाट है वह इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में है, जबकि पश्चिमी घाट एकदम एक दीवार की तरह खड़ा है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूरब घाट में पूर्वी तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टों का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। यहाँ पर एक सुनामी को दिखाया गया है। सुनामी क्या होता है कि यह समुंदर में आने वाला एक लहर होता है जो कि बहुत हानिकारक होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। जब यह आता है तो जो तटीय क्षेत्रों में जो समुंदर के किनारे नगर होते हैं उनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में तबाही होती है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप हम लोग जब रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो प्रवाल नाम की एक जीव होते हैं, वे जीव के ऊपर जीव आ करके जमते जाते हैं, मरते जाते हैं, और इसी तरह से एक द्वीपों का निर्माण होता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अपना सबसे दक्षिणी पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वे डूब चुका है। इसकी जानकारी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि समाचार पत्रों से जानकारियाँ ले सकते हैं, अपने से बड़े लोगों से पूछ सकते हैं जो उस समय थे। तो इस तरह का जो अब क्या हुआ है, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। सुनामी क्या होता है कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों, सुनामी बहुत खतरनाक होता है। जैसे क्या होता है कि एक यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए ये समुंदर है, यहाँ से इधर समुद्र है और ये तट है, यहाँ पे लोग हैं। यदि समुद्र का पानी एक बैग पीछे की तरफ भगे तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भूस्खलन होता है, चाहे भूकंप आता है, तो जब धरती फट जाती है तो ये सब पानी उस धरती में जाके गिरता है और अचानक फिर उसमें फोर्स लगता है तो ये पानी बहुत तेज़ी से बाहर आता है। इन्हीं सब के कारण यहाँ के जितने भी लोग होते हैं, चाहे यहाँ पे जो नगर बसे होते हैं, उनमें भारी मात्रा में तबाही होती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम चैप्टर नंबर 8 बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद।